हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं इकोलॉजी और इसमें चैप्टर कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन स्टार्ट कर दिया था हमने, ठीक है। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स कुछ डिस्कस किए थे और साथ में ये नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन ये सब डिस्कस किया था, ठीक है, कि इनके बेस पे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है या रिड्यूस होती है। अब ग्रोथ मॉडल्स करते हैं हम आगे, ठीक है। तो एक्चुअली ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं? ग्रोथ मॉडल्स, डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल पैटर्न? क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ हमें पता होती है कि आगे चल के बढ़ेगी, कम होगी, कितनी बढ़ेगी, ठीक है। सो वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal populations different animal populations in nature behave the same way or show some restraints on the growth. Perhaps we can earn a lesson or two from nature on how to control population growth. So हम लोग कहते हैं कि कंसर्न है अबाउट अनब्रिडल्ड यानी अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन के जो ग्रोथ और प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं इसके कारण। तो हम सोचते हैं कि चलो एनिमल्स में ग्रोथ देख लेते हैं कैसे होती है, शायद उनसे हम कुछ देख के क्या कुछ नेचुरल पैटर्न्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो उनसे हम कुछ आइडियाज़ लेके पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ दो तरह के होते हैं ये ग्राफ्स। तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं पहले। एक्सपोनेंशियल यानी बहुत तेज़ी से ग्रोथ। तो ये ग्रोथ तब होती है अगर रिसोर्स यानी फूड और स्पेस अबंडेंट हो। फूड और स्पेस अवेलेबिलिटी यही एसेंशियल, यही ज़रूरत है मेन, ठीक है, ताकि ग्रोथ बिल्कुल ही ना रुके, ठीक है। अनइम्पेडेड, इम्पीड करना यानी रोकना, तो ना रुकने वाली ग्रोथ के लिए यही चीज़ ज़रूरी है। आइडियली जब रिसोर्सेज किसी हैबिटेट में अनलिमिटेड होते हैं तो हर स्पीशीज़ अपना फुली पोटेंशियल से ग्रो करती है और अपना नंबर बढ़ाती है। तो डार्विन ने जिससे कहा था कि ये वाइल्ड डेवलपिंग हिज थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, उसने बताया था कि अगर रिसोर्सेज बढ़िया है, कोई खास कंपटीशन नहीं है, फूड अबंडेंट है, तो कोई भी पॉपुलेशन अपने फुल पोटेंशियल में ग्रो करेगी, नंबर बहुत ज़्यादा अपना बढ़ा सकती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो देन पॉपुलेशन इस ऐसी कंडीशंस में पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ पॉपुलेशन की हो जाती है। तो अगर इफ़ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, अगर पॉपुलेशन का साइज n है स्टार्टिंग में, तो बर्थ रेट पर कैपिटा बर्थ यानी कि इनको हम b से रिप्रेजेंट करें और डेथ रेट को अगेन पर कैपिटा डेथ रेट, इसको हम d से रिप्रेजेंट करें, पर कैपिटा यानी पर पर्सन। तो इनिशियल पॉपुलेशन साइज n है, बर्थ रेट b है और d है डेथ रेट, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितनी होगी? b माइनस डी इंटू इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। तो b माइनस डी सपोज करो r है, तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्योंकि अपॉन टाइम भी है ना, तो रेट हो गया ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल बी r इंटू एन, ठीक है, वेयर r इज b माइनस डी, दैट इज बर्थ्स माइनस डेथ। अब r पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बर्थ ज़्यादा हुए तो पॉजिटिव, अगर बर्थ कम हुए, डेथ रेट ज़्यादा हुई तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो r इन दिस सिचुएशन इट इज़ नोन एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं r को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो कुछ आइडिया अगर हम दें अबाउट कि r की वैल्यू कैसे हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, तो नॉर्वे रैट की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्वे रैट की अगर हम बात करें तो उसके केस में r हमें 0.015 मिल जाता है। फ्लोर बीटल के केस में हमें 0.12 मिल जाता है, और 1981 में ह्यूमन की पॉपुलेशन का था
0.205। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्वे रैट का 0.015, फ्लोर बीटल का, फ्लोर बीटल जो आटे में दाल में ये सब वो मिल जाती है ना, छोटा सा, जिसको पंजाबी में तो सुसरियाँ बोल देते हैं, हिंदी में मेरे को नहीं पता, ठीक है, वो आटे वगैरह में ये मिल जाती है। तो फ्लोर बीटल का 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन का 0.0205, ये आर की वैल्यूज़ होती हैं। तो फाइंड आउट कि करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन की 1981 में ये वैल्यू थी 0.0205। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें बर्थ रेट और डेथ रेट पता होने चाहिए, क्योंकि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू आर। तो जो ऊपर हमने इक्वेशन देखी है वो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है और ये एमसीक्यूज में आ जाती है। ठीक है, कौन सी वाली? ये वाली जो इधर ग्राफ में यहाँ पे दे रखी है की हुए पे है। ये मार्क क्यों कर रहा? तो मार्क नहीं आ रहा था, ये वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही यहाँ पे है। इसको एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ की इक्वेशन बोलते हैं, एमसीक्यूज में आ जाती है। और इससे ये इस ए वाला ग्राफ आप देख सकते हो कि जे टाइप का ग्रोथ होगा, क्योंकि अनलिमिटेड है तो पहले नंबर कम होगा तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद रिसोर्सेज तो अबंडेंट है, क्योंकि रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हो गए, तो यूं अचानक से ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो इस तरीके का जे शेप का ग्राफ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगर हम ये ग्राफ कब आता है, अगर हम एन को यानी पॉपुलेशन इनिशियल डेंसिटी को टाइम के साथ मार्क करें तो। ठीक है, सो बेसिक कैलकुलस अगर आपको आता है तो आप इसका इंटीग्रल निकाल सकते हो। ठीक है, ये नहीं आता तो भाई बायो में तो इसको याद कर लो। ठीक है, तो क्यों और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इसकी ये दोनों इक्वेशंस याद रखनी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एन टी क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, एन जीरो इनिशियल पॉपुलेशन, आर इंट्रिंसिक रेट बी माइनस डी, ई है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स यानी 2.7121828। ठीक है, तो कोई भी स्पीशीज कहते हैं अनलिमिटेड अगर रिसोर्स हो गया तो एनॉर्मस पॉपुलेशन हो सकती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है थोड़े से टाइम में। तो इवन कि स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट भी बहुत सारा नंबर इनका बढ़ सकता है इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स। तो द फॉलोइंग इज एन
एनेक्डोट पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट, तो एक कहानी एक तरीके से सुनाई जाती है इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझाने के लिए। वो ये है कि एक राजा और एक मिनिस्टर एक चेस गेम खेल रहे थे। किंग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था गेम जीतने के लिए कि वो कोई भी शर्त मंजूर करने को तैयार था जो मिनिस्टर दे। तो मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, अगर मैं जीत गया तो मुझे सिर्फ कुछ गेहूं के दाने चाहिए और उसकी क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड 1 ग्रेन इन स्क्वायर 1। ठीक है, तो क्वांटिटी कह रहे इस तरीके से देखी जाएगी कि अगर मैं जीत गया तो क्वांटिटी हम इसी हिसाब से करेंगे कि 1 ग्रेन हम स्क्वायर नंबर 1 पे रखेंगे और 2 ग्रेन्स हम 2 पे, फिर हम 4 ग्रेन्स रखेंगे 3 में, और फिर यूं ही डबल करते करते 8 ग्रेन्स रखेंगे हम स्क्वायर 4 पे, और 8 से 16 ग्रेन्स रखेंगे हम 5th पे, और इस तरीके से डबल करते जाएंगे हर टाइम प्रीवियस क्वांटिटी। ठीक है, जब तक कि सारे 64 स्क्वायर्स फिल नहीं हो जाते। तो उनको ऐसे लगा कि क्या ये है ना सिली सी बेट है, तो किंग ने शुरू कर दी। और लेकिन किंग कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन बाद में किंग हार गया और मिनिस्टर जीत गया। अब मिनिस्टर ने देखने में लगता है बड़ी ही बेकार सी बेट लगाई है, लेकिन किंग को लगा कि ये शर्त पूरी करनी बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, पहले स्क्वायर में सिंगल ग्रेन रखा, तो इसी तरीके से दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, छठे में 32। तो इस तरीके से वो करते गए। बाय द टाइम उन्होंने हाफ द चेस बोर्ड कवर किया, उन्होंने देखा कि व्हीट ग्रेन्स उनकी सारी किंगडम के मिलाकर भी कम रहेंगे 64 स्क्वायर्स को पूरा करने में। अब एक छोटा सा, तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जिससे उनको ये चीज़ इजी लग रही थी, बट बाद में इसका दिक्कत हुई। नाउ थिंक ऑफ पैरामीशियम स्टार्टिंग विथ ठीक है। तो अभी अगर हम पैरामीशियम को देखें तो जस्ट एक इंडिविजुअल से वो शुरू होके बाइनरी फिजन करता करता अपना नंबर डबल करता जाए हर दिन, तो कितनी पॉपुलेशन 64 डेज में इसकी हो सकती है, प्रोवाइडेड इसको इनफ फूड और स्पेस मिले। लेकिन सोच के देखो कि क्या इतना पैरामीशियम है। बैक्टीरिया को ही देख लो बच्चे, हर 20 मिनट में ये मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ऐसे में तो ये पूरी धरती बैक्टीरिया से ही भर जाती है अगर इसको अबंडेंट फूड सोर्सेज मिलते। क्या ये चीज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशंस? क्या इतना अबंडेंट फूड एंड स्पेस मिलता है? क्या इतनी एडिक्वेट कंडीशंस मिलती हैं? नहीं, तो ये नहीं होता है, लॉजिक इसमें नहीं लगता है। तो एक्चुअल में जो ग्राफ फॉलो होता है वो आइडियल कंडीशंस में नहीं, नॉर्मली जो आइडियल कंडीशंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ज़्यादातर लॉजिस्टिक ग्रोथ ही होती है। ठीक है, कि कोई भी पॉपुलेशन, नो पॉपुलेशन इन एनी स्पीशीज इन नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं होते हैं, किसी भी स्पीशीज़ के पास नहीं होते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्योंकि धीरे धीरे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, सो कंपटीशन शुरू हो जाता है बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो फिटेस्ट इंडिविजुअल ही उन रिसोर्सेज को ले पाता है एंड इट विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, नेचुरल सिलेक्शन, वही चीज़।
Then the governments of many countries have realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population. तो यही चीज़ देखी कि लोगों में तो भाई मार धाड़ शुरू हो जाएगी बाद में, ठीक है, तो कुछ हमें रिस्ट्रेंट्स लगाने चाहिए ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. इन नेचर, अगर नेचर में देखा जाए, अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर. तो नेचर में एक हैबिटेट में इतने इनफ रिसोर्सेज होते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर तक वो किसी भी स्पीशीज़ को सस्टेन कर सकता है, उसके आगे फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती. ठीक है, तो जितना नंबर वो उन ऑर्गेनिजम्स का सपोर्ट कर सकती है नेचर, उसको कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज, जिसके हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली लैग फेस. तो इनिशियली ये धीरे धीरे लैग फेस होता है. इसके बाद फेजेस आते हैं एक्सेलरेशन एंड डिएक्सेलरेशन, यानी तेज़ी से ग्रोथ आती है और फिर ग्रोथ कम भी हो जाती है. ठीक है, और फाइनली एसिम्प्टोट हो जाती है ये चीज़, यानी कि कोई इस पे सिम्टम नहीं होता. तो स्टार्टिंग में क्या होता है, फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन देन डिएक्सेलरेशन. ठीक है, यानी एक्सेलरेशन यानी तेज़ी से, फिर स्पीड पॉपुलेशन ग्रोथ की कम होनी शुरू हो जाती है, फिर वो स्टेबल हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, एंड व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी, तब वो एसिम्प्टोट हो जाती है, यानी और आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज और फिर एसिम्प्टोट. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियली धीरे से हो रही है, यानी लैग कर रही है, लैग फेज, फिर ये एक्सेलरेशन फेज आ गया. ठीक है, यहाँ तक बढ़ा और फिर यहाँ पे स्टेबल हो गया, यानी इसके आगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एसिम्प्टोट हो गया. ठीक है, यूँ एस शेप ग्राफ्स को हम लोग सिग्मॉइड ग्राफ्स बोलते हैं बायो में. तो इस तरीके से यहाँ पे सिग्मॉइड शेप ये हो गया इसका. ठीक है, लॉजिस्टिक ग्राफ का, और ये इसकी इक्वेशन है. ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना कौन सी इक्वेशन किसकी है. सो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग वॉलहुस्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं. वॉलहुस्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, और इसे हम इस इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, जिस इक्वेशन में n इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k इज कैरिंग कैपेसिटी, यानी कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज एक नेचर सपोर्ट कर सकती है. सो सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन फाइनाइट होता है. फाइनाइट यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि नेचर में कितने रिसोर्सेज हैं किसी भी एनिमल पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए. सो धीरे धीरे ये रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, यानी एक लिमिट होनी शुरू हो जाती है. तो ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ही ज़्यादा आइडियल है और रियलिस्टिक है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेचर में देखने को नहीं मिलता है. अगर गवर्नमेंट सेंसस डाटा भी हम लोग लें तो लास्ट 100 ईयर्स क्या आप लोग लेख के देखिए कि क्या ग्रोथ होता है. एक्चुअली इंडिया में तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्टडी किया था. एनीवेज, हम लोग मूव करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस. हमें पता है डार्विनियन फिटनेस एवोल्यूशन होती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस नेचुरल सिलेक्शन से सिलेक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म, इसी तरीके से एवोल्यूशन होती है. देन यानी कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस कह सकते हैं, हाई आर वैल्यू बोलते हैं इसको. आर वैल्यू यानी कितनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, आर वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कोई भी स्पीशीज सर्वाइव करेगी. सो अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टूवर्ड्स मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी. तो ऑर्गेनिजम्स जो है मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ इवॉल्व करते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दे ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे कि पैसिफिक साल्मन फिश, बैम्बू तो 50 ईयर्स तक ग्रो करता है, फिर एक बार फ्लावरिंग करता है एंड देन इट डाइज. ठीक है,
तो पैसिफिक बैम्बू के बारे में तो बात करते हैं। पैसिफिक साल्मन फिश भी एक ऐसी ही एग्जांपल है जो लाइफ में सिर्फ एक टाइम ब्रीडिंग करती है, ठीक है। और एग्जांपल जिसमें देखें, अदर्स में ब्रीड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स लाइफ में काफ़ी बार ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन छोटे साइज़ के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे कि ओयस्टर्स, पैराजिक फिशेस, ठीक है, ये सब। और बाकी अगर बात करें तो कुछ प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। सो कौन सा डिज़ायरेबल है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है? तो इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स। तो कहते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स यानी कि ट्रेट्स या फीचर्स इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं जो कि नेचर कंस्ट्रेंट पैदा करती है उसके अगेंस्ट इवॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे नेचर में उनकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए अगर नेचर कुछ करती है तो उन नेचर के उन एक्शंस के अगेंस्ट ये ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं। नेचर अपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में एबायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू इसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये बहुत एवोल्यूशन जो होता है स्पीशीज़ का, ये एक रिसर्च का फील्ड है अच्छा खासा अभी भी कॉलेजेस के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन तो इसमें लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो टॉपिक वैसे अभी तक हमने किया नहीं, लेक्चर नहीं ख़त्म कर दी मैंने। आज जो टॉपिक हमने अभी फिनिश किया है, ये वाला जो टॉपिक है स्पेशली लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला, ठीक है, इसको सफिशिएंट टाइम दे के आपको करना पड़ेगा। ये दोनों एक बार रीड करो और समझो अच्छे से। सफिशिएंट टाइम देती हूँ मैं इन दोनों के लिए तुम लोग को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। पहले एक्सपोनेंशियल करो, पहले एक्सपोनेंशियल के लिए टाइम दे रही हूँ, ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से करो क्योंकि ये बाद में करोगे आपको समझ नहीं आएगा। अभी सुना आपने तो अभी आपको समझ आ जाएगा। इनमें बाद में बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं जो तुरंत याद नहीं करते। तो अभी सुना है, अभी इजी लग रहा है, तो अभी फटाफट लर्न करो।
ओके, अब इसको करो लॉजिस्टिक ग्रोथ।
ओके, सो आपने ये नोट कर लिया। ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में आगे हम लोग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ लाइफ में एक बार ब्रीडिंग करते हैं और कुछ काफ़ी बार ब्रीडिंग करते हैं, कुछ काफ़ी नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और कुछ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नेचर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स लगा करके ऑर्गेनिज्म पे कंस्ट्रेंट्स पैदा करती है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। अब हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, जो कि इसमें जैसे एक तो लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे ही उससे एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का अगर कहें तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस है। एक लॉजिस्टिक ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस तो सुपर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा हैबिटेट, देयर इज नो सच हैबिटेट इन सच अ सिचुएशन। ओके, पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल हैबिटेट है अर्थ पे जहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज पाई जाती हो? नो, हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा हैबिटेट नहीं है और ऐसी सिचुएशन सोची भी नहीं जा सकती। किसी भी स्पीशीज़ के लिए मिनिमल रिक्वायरमेंट है एक दूसरी स्पीशीज़, ठीक है, जिस पे एटलीस्ट वो फीड कर सके। इवन एक प्लांट स्पीशीज़ विच जो अपना खाना खुद बनाता है वो भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे भी सॉइल माइक्रोब्स की ज़रूरत है जो उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर तोड़ के उसको खाद स्वरूप इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बना के दे सके अब्जॉर्प्शन के लिए। और एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एनिमल एजेंट, है ना, पॉलिनेशन के लिए भी पॉलिनेटर्स चाहिए होंगे, एनिमल एजेंट वगैरह चाहिए होंगे, पॉलिनेटर्स चाहिए होंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि नेचर में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले नहीं रह सकते और आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, आइसोलेशन में नहीं रह सकते और आपस में काफ़ी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए। मिनिमल कम्युनिटीज़ में भी काफ़ी इंटरेक्टिव लिंकेजेस देखी जा सकती हैं, मे बी कुछ ऊपर से बिल्कुल अपरेंट ना हो, ज़्यादा क्लियर ना हो, यानी कि तो भी ऐसी सिचुएशंस देखी जाती हैं। इंटर स्पेसिफिक यानी कि दो स्पीशीज़ के बीच के इंटरेक्शंस अराइज होते हैं फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। तो हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस बोलते हैं जहाँ पे दो अलग अलग स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हों। ठीक है, विच इज़ बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शंस कई बार बेनिफिशियल हो सकते हैं, कई बार हार्मफुल हो सकते हैं और कई बार ना बेनिफिशियल ना हार्मफुल, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी एक स्पीशीज़ के लिए बेनिफिट, दूसरी के लिए डेट्रीमेंटल, ऐसे सब हो सकते हैं। तो हम एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का चार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे दो पॉपुलेशंस के बीच कैसे कैसे इंटरेक्शन देखे जाते हैं। यहाँ पे हम चार्ट कर रहे हैं इन्हीं इंटरेक्शंस की हम पूरी डिटेल भी आगे करेंगे। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिज्म एक ऐसा टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जहाँ पे दो स्पीशीज़ आपस में म्यूचुअली रहते हैं और दोनों आप एक दूसरे को बेनिफिट ही देते हैं। ठीक है, प्लस साइन यानी बेनिफिट, नेगेटिव साइन यानी नुकसान। तो कंपटीशन एक ऐसा है जहाँ पे दोनों का ही नुकसान होता है, हो सकता है एक का ज़्यादा हो एक का कम हो, लेकिन होता दोनों का ही नुकसान है। प्रिडेशन, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही चीज रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, वो कंपटीशन हो गया, तो ऑब्वियसली दोनों का ही नुकसान होगा, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, जो सुपीरियर होगा उसका कम होगा, दूसरे का ज़्यादा होगा। म्यूचुअलिज्म जैसे कि लाइकन में हम लोग देखते हैं, एल्गे फंगाई दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं, एल्गे उसको फोटोसिंथेसिस करके दे देता है, फंगाई उसको अब्जॉर्प्शन करके दे देता है। प्रेडेशन जैसे शेर डियर को खाता है, ठीक है, तो शेर का फ़ायदा और डियर का नुकसान। पैरासाइटिज्म, जो पैरासाइट है वो खून चूसता है, जैसे कि लाइस रहती है ह्यूमन हेड पे, तो लाइस का फ़ायदा ह्यूमन का नुकसान। कॉमेंसलिज्म, एक का फ़ायदा दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जो गाय चरती देखिए उसके साथ में एक बर्ड होता है ना, जिसको हम लोग बगला बोल देते हैं, तो एक वाइट कलर का बर्ड होता है, एरगॉट बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, जैसे ही गाय भैंस चरती फिरती है तो वो घास, नेचुरल घास को जब फूंक मारती है उसमें से इंसेक्ट्स उड़ाने के लिए ताकि वो घास को खा सके, तो उससे वो इंसेक्ट्स जब ऊपर उठते हैं तो वो जो बर्ड होता है वो उस एरगॉट जो होता है वो उसे इजीली फूड स्वरूप इंसेक्ट्स मिल जाते हैं। तो काऊ का तो ना नुकसान है ना फ़ायदा है, लेकिन इसका
एर्गॉट का फ़ायदा है, तो एर्गॉट का फ़ायदा और काउ का कुछ भी नहीं, ठीक है, ना नुकसान ना फ़ायदा। और एमेंसिलिज्म, अगर एक का नुकसान हो और दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान, ठीक है, तो हम ये 6 तरह के सिचुएशंस करेंगे, ये 6 तरह के सिचुएशंस हम करेंगे। एमेंसिलिज्म में होता है कि कुछ पेड़, एक एग्जांपल आ जाती है, कुछ पेड़ की रूट्स ऐसे केमिकल्स छोड़ रही हैं जो कोई और प्लांट को अपने आसपास ग्रो करने नहीं दे रही, तो उस पेड़ को तो खुद को तो कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा ग्रो नहीं कर पा रहा तो दूसरे का नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसिलिज्म, इनमें मेन चीज़ याद करने वाली ही ये है कि बोथ बेनिफिट, both detriment, both harmed, one benefited other harmed, one benefited other harmed, one benefited no effect on other, one in harm no effect on other। मेन तो यही चीज़ याद करने वाली है, और इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स होती हैं, क्या कुछ होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको जितना कराया है ये सारा अच्छे से लर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिस्टिक और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यूँ तेज़ी से होती है अचानक से, ठीक है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ अज्यूम की जाती है। और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो पहले धीरे होगी क्योंकि रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, और बाद में वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, और फिर यूँ स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये एस शेप ग्राफ इस तरीके से बन जाता है। आपका होमवर्क है, आप मुझे ऐप में ये भेजोगे, ये ग्राफ बना के, अरे यार, ये ग्राफ बना के, इनकी इक्वेशंस प्रॉपर लिख के, और ये वाला चार्ट बना के पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। ये मैसेज जाएगा नहीं तो आपके घर पे, इसको प्रॉपर, ये होमवर्क है आपका, इसको मेरे को बना के भेजना आप लोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपको ऐसे लग रहा होगा, ये ग्राफ बना के भेजना है, ठीक है। और जो भी अच्छे बेटर से बेटर इसके नोट्स बना के भेजने हैं, लॉजिस्टिक और इसके एक्सपोनेंशियल के, क्योंकि इसमें आप लोग शॉर्ट चांस है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर अभी नहीं करोगे। तो आई वांट व्हाट एंड हाउ यू हैव प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ही ग्रोथ मॉडल्स, लॉजिस्टिक ग्रोथ और ये आपको भेजना है मेरे को ड्रॉ करके। वे विल सी सबसे अच्छा कौन बना के भेजता है। तो ये होमवर्क आप कंप्लीट करके आना, ठीक है। सो दैट्स